एक चीज रह गई थी, वो अभी तक बताई नहीं है, वो सुन लो। लाउडनेस बताया था, लाउडनेस क्या होता है कि आवाज कितनी तेज है और कितनी तेज नहीं है। तो लाउडनेस का जो यूनिट होता है, लाउडनेस की यूनिट होती है बेटा डेसिबल, ठीक है, जिसको कि डी बी से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बस पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं कि लाउडनेस क्या होती है, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रेंज ऑफ हियरिंग, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ईयर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेंज ऑफ हियरिंग की। ये सवाल है, ये रिवर्बरेशन के बाद जो 12.2 है वो देखो जरा फटाफट से पहले, ये कल करवाया नहीं था ना, तो देख लो, तुम पूछना है क्या, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, रेंज ऑफ हियरिंग की, ठीक है। अब रेंज ऑफ हियरिंग जैसा कि नाम बता रहा है, किसी भी चीज की रेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की रेंज का मतलब क्या होता है बताओ। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम एक बार में कितनी रोटी खाते हो, अगर सिंपल सा एक सवाल पूछा जाए, तो तुम बोलोगे कि सर जिस दिन बहुत फेवरेट सब्जी बन जाए, मतलब नॉर्मली मान लो तुम 2 रोटी खाते हो, तो तुम बोलो सर जिस दिन फेवरेट रोटी सब्जी बन जाएगी उस दिन मैं 4 रोटी तक खा सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब ये मत बोलना कि सर हम तो नहीं खाते हैं। और जिस दिन भिंडी बन जाए या फिर ऐसे तोरई फुरई बन जाए, उस दिन तुम बोलोगे कि सर पेट भरने लायक 1 रोटी खा लूँगा। समझ में आ रहा है। तो तुम्हारी रेंज क्या हो गई, किसी भी चीज़ की रेंज क्या होती है, सबसे कम से लेके सबसे ज़्यादा तक। समझ में आ रही है। तो रेंज क्या है वो समझ में आ रहा है सबको, रेंज क्या समझ में आ रहा है। हियरिंग की अगर बात करें, इसी तरीके से अगर पानी पीने की बात करें, तो तुमने देखा होगा मैं पानी पीता रहता हूँ। अब पानी एक लिमिट तक पीना चाहिए, एक लिमिट से ज़्यादा अगर पानी पिएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी। अगर तुम डेली 6, 7, 8 लीटर पानी पी रहे हो तो किडनी फेल हो जाएगी, और बिल्कुल नहीं पी रहे हो तब भी समस्या आएगी। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए पानी की जो लिमिट है, जो उसको अच्छा रहने के लिए पीनी पड़ेगी, वो कितना होता है, करीब करीब 3 से 5 लीटर के बीच में। अगर आप इतना पी रहे हो तो अच्छी बात है। तो ऐसे वो किसकी हो गई, पानी की रेंज हो गई। तो अब अपन किसकी बात करने वाले हैं, रेंज ऑफ हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनाई देना। तो अब रेंज ऑफ हियरिंग सिंपली कितनी होती है वो देख लेते हैं अपन। तो ये अपन क्या बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की एक लाइन बना रहे हैं, और इस तरीके से ये अपन ने बना दी, ठीक है। अब जो इंसान का कान है वो सारे तरीके की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता। कौन सी सुन सकता है, तो यहाँ पे मान लो 0 हर्ट्ज है, यहाँ पे कितना है 20 हर्ट्ज, यहाँ पे कितना है 20,000 हर्ट्ज, और फिर ये उससे आगे। और इसी को 20,000 को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, तुम लोग तो इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग हो, पता होगा तुमको, 20 के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जो ह्यूमन ईयरिंग की रेंज है, तो ह्यूमन ईयरिंग की रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक लाया करती है। इसका क्या मतलब है कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होगी तो वो हमको सुनाई नहीं देगी। 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी वो भी हमको सुनाई, हर चीज़ की रेंज होती है। अब इसमें भी ये जो रेंज मैं बता रहा हूँ वो डिपेंड करती है कि इंसान की एज कितनी है। ऐसा नहीं है कि एक बुढ़े आदमी को और एक छोटे बच्चे को सेम रेंज सुनाई देगी। जो बुढ़ा आदमी है तुम बताओ, उसके समय के साथ कान कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देना चाहिए कि नहीं सुनाई देना चाहिए, नहीं सुनाई देना चाहिए। तो अगर अपन एक बुढ़े आदमी की बात करें तो उसको करीब करीब 11,000 तक की सुनाई देती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बच्चा तो नहीं रहा, बच्चों को जो है वो अच्छी खासी तक सुनाई देती है, मतलब बच्चों को 20,000 तक सुनाई देगी। मैं अपनी बात करूं या तुम्हारी बात करूं तो अपन लोगों को करीब करीब 18,000 से 16,000 के बीच में, मतलब उतनी रेंज है अपनी। और वो डिपेंड करता है कि किसके कान कैसे हैं। पर अगर पूरे ह्यूमन की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अगर सवाल आता है पेपर में तो क्या बोलेंगे, 20 हर्ट्ज से 20 किलो, ये क्या है, रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। मतलब जो भी साउंड हम सुनते हैं अपने जीवन में या फिर हमने आज तक जो भी सुना होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इससे और इसके बीच में लाई कर रही होगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? अब बात ऐसी है कि इसके बाहर कौन सी फ्रीक्वेंसी है 20,000 से ज्यादा वाली, इससे पहले कौन सी है 0 से 20 वाली। तो क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो साउंड है, क्या वो साउंड है या साउंड नहीं है? क्या वो साउंड है या साउंड नहीं है, बताओ, है ना।
अरे तुमको सुनाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ, और लोगों को तो सुनाई, और लोग मतलब कि क्या पृथ्वी पे सिर्फ इंसान है क्या? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, मछली, चिड़िया सब है ना। तो उनके केस में ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन हियरिंग की बात करिए ना। अब बाकी लोग भी तो हैं जीवन में, तो उनकी अगर बात करें तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो हमने डिफाइन कर दिया कि 20 से कम वाले जो हैं उनको बोला जाएगा इंफ्रासाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। क्या बोला जाएगा? इंफ्रासाउंड। इंफ्रा मतलब होता है कम, ठीक है। अब 20,000 से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ये जो शब्द है वो तुम पहली बार तो नहीं सुनने होगे। हाँ करवाते, तूने करवाया? ऐसे क्यों हंस रहे हो? लड़के भी करवा सकते हैं, वो सिर्फ उसके लिए नहीं होता, और चीजों के लिए भी होता है। हंसने लग गए। हाँ अब मेरी बात सुनो। अच्छा, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तुमने सुना होगा ना, वो मीम आते हैं आजकल, अल्ट्रा प्रो मैक्स, हाँ इस तरीके से आते हैं। तो याद रखना, अल्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा। तो सिंपल सी बात मैंने क्या बताई, 20 से कम जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोला जाएगा? इंफ्रासाउंड। और 20,000 से ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोला जाएगा? अभी तक जो पढ़ाया उसमें कुछ दिक्कत? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमको सुनाई देगी, वो समझ में आ गया। इसका और इसका क्या हिसाब किताब होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, या फिर कौन कौन क्या करता है, उसकी बात करते हैं। तो तुम देखो कि यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ के देखो, इस यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? एलिफेंट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? और वेल की बात कर रहा है। तो ये जो जीव जंतु हैं, एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? इंफ्रासाउंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड की अगर बात करें तो बैट यानी कि चमगादड़। हाँ कौन कौन आ रहा है? बैट, इधर एक वो मौत भी आ रहा होगा। ये सब एग्जाम्पल है जो तुमको याद रखने पड़ेंगे। बैट के बारे में तो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और कौन आ रहा है, जल्दी से बता दो। हाँ डॉग। कुत्ते तुमने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, रात में कुत्ते जो होते हैं वो जबरदस्ती भौंकने लग जाते हैं अचानक से। तो तुम लोग को बताया जाता है कि उनको भूत भूत दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुत्ते होते हैं उनको हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड सुनाई देती है जो कि हमको सुनाई नहीं दे रही। तो अब तुम सोचो कोई आदमी सो रहा है, उसको अचानक से कुछ सुनाई देने लग गया तो वो भौंकेगा तो है ही ना। आदमी मतलब कि कुत्ता सो रहा है, तो इसीलिए रात में जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं। हमको समझ में नहीं आता वो क्यों भौंक रहे हैं, समझ में आई? तो कुत्ते जो होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन लेते हैं। बैट की अगर बात करी जाए तो बैट बेटा 2,200,000 इतनी फ्रिक्वेंसी तक की साउंड सुन लेती है। समझ में आ रहा है? अब आगे बात करते हैं, सुनो मेरी बात। तो ये तो क्या हुआ कि इंसान यहां तक रहे, बैट हो गए, डॉग हो गए, और जो भी एग्जांपल होंगे तुम देख लेना। मतलब कुल मिला के ये समझना है कि इन लोग जो है वो इस वाली फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और यहाँ पे इस वाली फ्रीक्वेंसी को ये लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा, और इंफ्रासाउंड का इसमें बताया नहीं है, पर इंफ्रासाउंड का भी हम देख लेते हैं। एक दो सिंपल सी बात, तुम लोगों में से हॉरर मूवीज किस किसने देखी है? देखी है ना? और पसंद किस किस को है? ठीक है, तो मुझे लगता है ज्यादा ही पसंद है, बहुत बड़ा हाथ उठा रहा। अब मेरी बात सुनो, जो हॉरर मूवीज होती है ना, उसमें पता है क्या करते हैं? उसमें जो भी साउंड तुमको सुनाई दे रहा है उसके साथ साथ ऐड कर देते हैं इंफ्रासाउंड। अब तुम सोचो कि इंफ्रासाउंड ऐड करने से क्या होता होगा, कुछ कारण होगा तभी वो ऐड कर रहे हैं। तो जब हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हमको डर लगता है ना, ठीक है, हमको बेचैनी सी भी होती है। मतलब बेचैनी मतलब कि नॉर्मल तो नहीं लग रहा ना, डर के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डर लग रहा, और भी सारी चीजें होती हैं। उसको इंग्लिश में बोला जाता है एंग्जाइटी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो क्या करते हैं वो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हॉरर मूवीज वाले लोग होते हैं, जो मूवी बना रहे हैं, वो नॉर्मल साउंड जो कि तुमको सुनाई दे रहा है, चीखने चिल्लाने की आवाज, भूत आ गया उसकी आवाज, वो किस में आएगी? इससे इसके बीच में। अब वो साथ में ये वाली आवाज ऐड कर देते हैं, ये तो तुमको सुनाई नहीं देगी, पर उससे वो क्या कर रहे हैं, ये जो आवाज है वो तुमको सुनाई नहीं देगी, पर तुम्हारा जो शरीर है उसको महसूस होती है। जो शरीर, सुनाई देना और महसूस होना अलग अलग बात है ना। तो तुम्हारा जो शरीर है उसको महसूस होती है। इसकी वजह से अपना बीपी कम ज्यादा हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि कम होता है कि ज्यादा होता है, पर अपना बीपी कम ज्यादा हो जाता है। और इस साउंड की वजह से ही हॉरर मूवीज में हमको जो डर है वो ज्यादा लगता है।
तुम देखो सेम हॉरर मूवी अगर तुम थिएटर की जगह घर पे देखते हो तो हंसी आती है, ये क्या हो रहा है, फालतू हो रही है ना। और सेम हॉरर मूवी को थिएटर में देखो तो ज़्यादा डर लगता है। उसके पीछे का कारण है इंफ्रासाउंड। समझ में आ रही है? आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? आ रही है। तो इंफ्रासाउंड का एक ये बहुत अच्छा यूज है, और भी होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड जैसा कि तुमने सुना हुआ है, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन क्या हो गई? साउंड दैट हैज फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। अब इसका क्या क्या इस्तेमाल है तुम सोचो। सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि ये जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे पहले इस साउंड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं तुम समझो। जैसे कि कल इन भाई साहब के यहाँ पे हॉस्पिटल खुला है। अब हॉस्पिटल जो खुला है, तुमको पता है हॉस्पिटल में कितने नए नए अलग अलग तरीके के उपकरण होते हैं, डिवाइस होती है, हाँ या ना। अब तुम सोचो कि जो हॉस्पिटल है उसमें जो डिवाइस है जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको साफ रखने की जरूरत कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। कई बार क्या होता है, कुछ डिवाइस या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नॉर्मली ब्रश डाल के साफ नहीं कर सकते, कि उसमें ब्रश पहुंचेगा ही नहीं। अगर हम बात करते हैं, मान लो कि एक डिवाइस है, मान लो एक सिंपल सी ऐसी रॉड है, तो इसको तो साफ करना फिर भी आसान है। पर मान लो इस तरीके से रॉड है, रॉड मतलब इस तरीके से कोई उपकरण है जिसमें कि इस तरीके से पाइप जा रहा है। अब कोई गंदगी का कण यहाँ पे फंसा हुआ है, इसको हमको साफ करना है, इसको हमको साफ करना है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस वाले तरीके से क्लीनिंग कैसे होती है और इस वाले तरीके की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो तुम सोचो, क्या तुम यहाँ पे उंगली डाल के, हाथ डाल के, ब्रश डाल के, किसी चीज को डाल के साफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या तुम इसको काट के खोल के फिर साफ करोगे? नहीं करोगे। तो वहां पे क्या होता है? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। किस तरीके से होता है? इस वाले इसको एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, सॉल्यूशन में डाल लेते हैं, फिर यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से पास करेंगे क्या? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पास करेंगे तो जो अल्ट्रासाउंड है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली है, वो इस पार्टिकल से टकराएगी, इस पार्टिकल से टकरा के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद ये सॉल्यूशन की मदद से बाहर आ जाएगा और इस तरीके से क्या हो चुकी है? क्लीनिंग हो चुकी है। समझ में आ रहा है? सेम तरीके से तुम देखो कि जिनके किडनी वगैरह में स्टोन हो जाता है, अब तुम सोचो स्टोन हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ डाल के निकाल लो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं? किडनी पे अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है वो पास करते हैं, तो जो स्टोन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद अपने यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। ऑपरेशन से बच गया अगला आदमी। तो क्लीनिंग कैसे हो रही है अल्ट्रासाउंड से, सबको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? टू ट्रीट स्टोन, टू ट्रीट किडनी स्टोन। ये समझ में आ रहा है सबको? इसके अलावा तुम देखो, जब हम कहीं पे जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, तो ऐसे करके वो अंदर उस मशीन में घुसते हैं, ऐसे चेकिंग होती है ना, वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, कौन सी वेव्स इस्तेमाल हो रही है? अल्ट्रासाउंड। जब हम अपना लगेज डालते हैं, तुमने डाला है कभी लगेज? अगर एयरपोर्ट पे गए हो या फिर कभी बड़े स्टेशन पे जाओ तो देखते हैं ना बॉम्ब वगैरह तो नहीं है, हैं? तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है? अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से जो हम ब्रिज बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, मान लो हमने ब्रिज बनाया, ब्रिज बनाने में बड़े बड़े कॉलम लगते हैं, लोहे के कॉलम लगते हैं। अब मान लो जो कॉलम है वो अंदर से टूटा हो सकता है, अंदर से उसमें चटकन हो सकती है, माने क्रैक हो सकता है। अब तुम बताओ कि उसके अंदर तुम झांक के देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। पर क्या तुम चाहोगे कि जो ब्रिज बन रहा है वो ऐसे कॉलम का बने जो अंदर से चटका हुआ है? अगर ऐसा कॉलम जो अंदर से चटका हुआ है तो उस पर अगर वजन पड़ेगा तो ब्रिज तो फटाफट टूट जाएगा। अब तुम सोचो कि उसको चेक करना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि मान लो ये कॉलम है और उसमें यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे क्रैक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड पास कर देंगे। अल्ट्रासाउंड पास कर देंगे तो क्या होगा कि जहाँ पे क्रैक नहीं है तो ये तो सीधे निकल जाएंगे, और जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे ये टकरा के वापस आ जाएगा, जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे टकरा के वापस आ जाएगा। और टकरा के वापस आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक न एक ऐसी मशीन होगी जो पता कर लेगी कि टकरा के वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर उससे हम पता कर सकते हैं कि क्रैक है या नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अल्ट्रासाउंड का एग्जाम्पल हो गया।
इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का एग्जाम्पल तुमको पता ही है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका जो बच्चा होता है जो कि करीब करीब 28 दिन का हो चुका होगा, उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो उस अल्ट्रासाउंड से हम क्या कर पा रहे हैं, जो बच्चा है उसकी ग्रोथ देख पा रहे हैं, जो बच्चा है वो सही तरीके से पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है ये देख पा रहे हैं। और तुम बताओ ये कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तुम देख रहे हो कि अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर होता है। इसके अलावा अगर हमको चेक करना है कि किसी आदमी की किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर लिवर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उधर भी क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड काम कर रहा है। इस तरीके से कई सारे हैं, तुम जितने चाहो उतने लिख सकते हो। मेरे को ये बताओ ये समझ में आ रहा है क्या, एक बार इसको फटाफट से पढ़ के देख लो। इकोकार्डियोग्राफी की बात कर रहा है तो इसी तरीके से हम हार्ट पे भी लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। हाँ एक रह गया था, सोनार को एक सेकंड भूल जाओ। एक रह गया था कि अल्ट्रासाउंड की मदद से जो बैट होती है, बैट यानी कि चमगादड़, वो अपना जो शिकार है वो किस तरीके से करती है। अब सोचो रात में जो बैट है उसको दिखेगा तो है नहीं, तो क्या करती है जो बैट होती है ना वो आवाज़ निकालती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी की निकालेगी, हम अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हैं तो 20,000 से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालती है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे बैट है, बहुत गंदी बनेगी हंसना मत, ठीक है, यहाँ पे ये बैट है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, उसका शिकार है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से उसने क्या निकाली, आवाज़ निकाली, ठीक है, ये आवाज़ निकाली कौन सी वाली, अल्ट्रासाउंड वाली। अब क्या करती है बैट, क्या करती है कि दिख नहीं रहा है तो शिकार तो करना है वरना वो मर जाएगी। तो ये जो आवाज़ निकाली है ये इस पे जाएगी, टकरा के वापस आएगी, टकरा के वापस आएगी, कुछ हिस्सा टकरा के वापस आएगा, जरूरी नहीं है कि सारा ही का सारा आ जाए। तो क्या बैट को क्या समझ में आ जाएगा कि यार बैट जो है उसका दिमाग उसके हिसाब से काम करता है, हमारा दिमाग हमारे हिसाब से काम करता है। तो जब बैट जो है इसने आवाज़ इधर भेजी और वापस आ गई तो उसको क्या पता लग जाता है कि मेरा जो शिकार है वो इतनी दूरी पर है। उसका दिमाग इस तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके से तुमने सांप देखा, सांप जो है वो बार बार जीभ क्यों बाहर निकालता रहता है, पता है कि नहीं पता। सांप जो है वो बार बार जीभ इसलिए बाहर निकालता रहता है क्योंकि सांप की जो जीभ होती है उस पर सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर क्या करते हैं कि कहीं पे आसपास शिकार होता है तो जब हवा चलती है तो उस शिकार की जो एक तरीके से खुशबू है वो उसकी जीभ से, खुशबू मान लो या कोई और चीज़ मान लो, वो उसकी जीभ से उस पर आ जाती है और सांप को पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या किस तरीके से हो रहा है, इसीलिए वो बार बार जीभ निकालता है। तुमको चिढ़ाने के लिए थोड़ा ना निकाल रहा है कुछ कारण होता होगा ना, समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासाउंड भेज रही है और उस पर जो टकरा के वापस आ रहा है तो उसको क्या हुआ, बिना देखे ही उसने अपने शिकार के बारे में पता कर लिया और अब वो उस पर झपट्टा मार देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो किस तरीके से बैट जो है वो काम कर पा रही है, समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि रह गया था कि वाई या वी हैव 2 ईयर्स। हमारे जो कान हैं वो 2 क्यों हैं, एक से अगर एक होते तो क्या दिक्कत होती, या फिर एक होते तो एक क्यों नहीं हुआ, एक भी तो हो सकता था। आंखें 2 हैं, 2 आंखें हैं, दोनों आंखों की जरूरत क्या है, एक से भी तो काम चल जाएगा, जीवन चल जाएगा। मुंह दे दिया भगवान ने एक, और उससे तुम बकवास कर लेते हो दिमाग भी तो दिया, उसको भी तो चला लिया करो। सवाल समझ में आया। देखो एक दिन मैंने तुमको बोला था कि हम इस समय जैसे भी हैं उसका सिंपल सा कारण कहाँ पे छुपा हुआ है, एवोल्यूशन में। पढ़ाया मैंने एक दिन ऐसा कि हमको आज तक भी अंधेरे से डर क्यों लगता है ना। तो ये सब कारण जो है, हम अगर आज ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, उसका सीधा सीधा सा कारण क्या है, एवोल्यूशन। अब सबसे पहले तो सवाल समझ में आया कि हमारे 2 कान जो है उनका होने का क्या फायदा है, या फिर 2 आंख जो है, वो इस चैप्टर की बात तो नहीं है, पर 2 आंख जो है उनका होने का क्या फायदा है, कुछ तो फायदा होगा। सोच के देखो, हमारे शरीर पे अगर हम अपने आदि मानव से कंपेयर करें और आज की बात करें तो हमारे शरीर पे जो समय के साथ बाल हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आदि मानव के तुमने फोटो देखे होंगे, उनके बहुत बाल हुआ करते थे, हमारे शरीर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आदि मानव के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था तो उनका जो शरीर है उस पर अगर बाल ज़्यादा होंगे तभी तो वो टेम्परेचर से अपने आप को बचा पाएंगे, ज़्यादा सर्दी से भी बचा पाएंगे और ज़्यादा गर्मी से भी
बचा पाएंगे। इसीलिए तुम देखो कि हमारे तो बाल चले गए हैं, पर तुम देखो कुत्ते, बिल्ली, शेर, इनके बाल नहीं गए, उनके भी तो जा सकते थे, पर क्या वो कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते। तुम देखो कि क्या बोलते हैं, पोलर बियर वगैरह होते हैं, जो ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके शरीर पे बालों की मात्रा उतनी ज़्यादा रहती। तो क्या हर चीज़ का अगर तुम साइंस के नज़रिए से देखो तो कुछ कारण है। अब अगर हम बात करें किसकी कि हमारे 2 कान क्यों हैं, तो तुम लोग सब लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। 1 कान से आवाज़ सुन के देखो, 2 से आवाज़ सुन के देखो। 2 से तो हम सुनते ही हैं, 1 कान से अगर तुम आवाज़ सुन के देखोगे ना, तो पता है क्या दिक्कत आएगी? तुमको आवाज़ तो सुनाई दे जाएगी, पर यह नहीं पता लगेगा कि वो आवाज़ आगे से आई है, पीछे से आई है, बाएं से आई है, दाएं से आई है। अब पहले कोई आवाज़ करने वाला भी तो, अरे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, ऐसा होता है। तो सुनो, अब तुम बताओ कि 2 कान से हमको क्या फायदा रहा होगा। तो तुमको पता है कि जो इंसान था वो शुरुआत में कैसा था? हंटर गैदरर था। हंटर गैदरर पता है ना, शिकार करता था, खरगोश को मारता था, किसी को मारता था, तब जाके वो अपना जीवन चला पाता था। उस समय ऐसा तो था नहीं कि स्विगी से ऑर्डर कर दिया कि हाँ 2 मुर्गे ले आ, ऐसा तो नहीं था ना उस समय। उस समय इंसान कैसा था कि यार शिकार करना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि जंगल में वो शिकार कर रहा है और उसको देखना है कि आसपास से कहीं मान लो शेर वगैरह ना आ जाए, या फिर उसको देखना है कि खरगोश कहीं से निकल रहा है। तो अब बताओ कि अगर एक ही कान होगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। आवाज़ तो आई थी यहाँ खरगोश है, पर ढूंढता ही रह जाएगा कहाँ है। पर अगर राइट से निकला है तो हमको समझ में आता है ना कि राइट से कोई जा रहा है, लेफ्ट से निकला तो अब वो कैसे होता है, उसके पीछे का लॉजिक समझो कि अगर कोई यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है कुछ ना कुछ तो है। तो पहले इस वाले कान में सुनाई देगी, उसके बाद यहाँ पे सुनाई देगी। बहुत हल्का सा डिफरेंस आएगा, बहुत हल्का सा, मतलब बहुत हल्का। तुम सोचो कि स्पीड ऑफ साउंड यहाँ से आ रही, कोई ने इधर से बोला तो यहाँ पे सुनाई दिया, और उसके जस्ट मतलब बहुत ही कम सेकंड बाद यहाँ पे सुनाई देगा, पर थोड़ा सा अंतर आएगा। अगर कोई सामने से बोल रहा है तो दोनों मेरे कानों में बराबर से आवाज़ आएगी। तो अगर मेरे कानों में बराबर से आवाज़ आ रही है तो मेरे को क्या पता लगेगा कि कोई सामने से बोल रहा है। अगर यहाँ पे पहले यहाँ पे बाद में आ रही तो क्या पता लगेगा कि कोई राइट में है। यहाँ पे पहले यहाँ पे बाद में आ रही तो क्या पता लगेगा कोई। तो 2 कानों की जरूरत इसलिए है, समझ में आ रहा है? 2 आंखों की जरूरत तुम सोचो किस लिए है कि अगर हमारी एक ही आंख होगी तो हमको जो पूरी दुनिया है वो 2D में दिखेगी, और 2 आंखें होती हैं, इसी वजह से एक आंख से हम इस वाले से देखते हैं, एक से इस वाले से देखते हैं। दोनों आंखों की जो इमेज बन रही है वो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके क्या पता लगाता है कि कौन सी चीज जो है वो 3D में किस तरीके से रखी हुई है। ये सब बातें आगे की है, पर पॉइंट समझ में आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो चैप्टर के बाहर है, पर मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं बता रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये सब तो हो गया, अब अपन आगे बात करते हैं। पैर एक क्यों नहीं है? तू काट के देख ले, लंगड़ा लंगड़ा के चल लियो। पैर एक क्यों नहीं है भाई मेरे? अगर तेरे को दौड़ना है तो एक पैर से कैसे दौड़ेगा अच्छे से? हैं? इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाई करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। इवोल्यूशन तुम कभी सर्च करना, क्लास 10th के सिलेबस में भी है, बट हर साल उसको हटा दिया जाता है। जैसे इस साल तुम्हारे में से ये हर साल ये हटा रहे हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है, इवोल्यूशन की पढ़ाई करो, मैं बता रहा हूँ तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये हमारे भौं पे बाल क्यों हैं, जिससे कि आंखों में पसीना नहीं जाए। ठीक है, हमारी मूछें क्यों आती हैं, ये बहुत हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ का। तो वो इवोल्यूशन में तुम पढ़ पाओगे। चलो आगे बढ़ जाए। अल्ट्रासाउंड का एक और बहुत तगड़ा यूज है, वो क्या है? सोनार। सोनार की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेंगे। सोनार में ये जो ओ है वो इधर आएगा। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये जो है वो बहुत ही मस्त चीज है, बहुत ही तगड़ी चीज है। तुमको पता है इस दुनिया में सबसे ऊंची जो चीज है वो कौन सी है? गधे, बुर्ज खलीफा से आगे बढ़ ले। बुर्ज खलीफा तो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज है, पर मैंने इंसानों की बात नहीं करी, मैंने बात करी इस दुनिया में सबसे ऊंची चीज कौन सी है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पर माउंट एवरेस्ट तो ऊंची हो गई ना, पर इस दुनिया में सबसे गहरी चीज कौन सी है? गहरी मतलब जो कौन सी है? हाँ, कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है, एक सेकंड में उसकी तुमको वो बता देता हूँ कितनी गहरी है। मैरियाना ट्रेंच जो है, अच्छा अगर अपन बात करते हैं
तो मान लो माउंट एवरेस्ट जो है वो ज़मीन से ऊपर होगा, पर मैं तुमको समझाने के लिए बताता हूँ कि मान लो माउंट एवरेस्ट ज़मीन के नीचे है, मान लो, तो ये कितनी हाइट तक कवर करेगा पता है तुमको? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है पता है? 8,848 मीटर, जो कि करीब करीब कितनी हो गई? 8.9 किलोमीटर। कितनी हो गई? करीब करीब 8.9 किलोमीटर। कितना हो गया? मतलब जमीन से 9 किलोमीटर ऊपर जाना हवा में। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब अगर बात करें मरियाना ट्रेंच की, तो वो पता है कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी मतलब कितनी गहरी है? यहाँ पे मरियाना ट्रेंच है और वो है 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ये अच्छा जनरल नॉलेज का पॉइंट है कि दुनिया में सबसे गहरी जगह कौन सी है। अब मेरी बात सुनो, ये मरियाना ट्रेंच है। अब तुम बताओ कि इसको नापने के लिए क्या कोई इंची टेप लेके गया होगा नीचे तक? है? गया होगा क्या? ये कितना 11 किलोमीटर, अगर तुम पानी के अंदर 11 किलोमीटर नीचे जाना पड़ रहा है तो वो कितना गहरा होगा? बहुत ही ज़्यादा। पता है 2 किलोमीटर अगर पानी के नीचे जाए तो वो इतना गहरा हो जाता है। 2 से 3 किलोमीटर के बाद तो रोशनी भी नहीं पहुंचती है नीचे। जो समुद्र में जितने जीव हैं जो बहुत गहरे पानी में रहते हैं, वो बिना रोशनी के अंधेरे में ही रहते हैं हमेशा। कभी डिस्कवरी वगैरह देखना। समझ में आ रहा है? तो 11 किलोमीटर अब ये है, तो ये पता कैसे किया होगा? कैसे पता किया होगा? सोनार से। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड। अब ये किस तरीके से काम करती है और इसके क्या क्या इस्तेमाल है वो समझो। तो एक तो इसका इस्तेमाल सीधा सीधा से तुमको दिख गया कि कितना गहरा पे है, वो समझ में आ रहा है। दूसरा इस्तेमाल ये है कि जैसे मान लो कहीं पे कोई शिप डूब गया, या फिर कोई ऐसी चीज जैसे टाइटैनिक डूब गया था आज से कितने साल पहले, करीब 110 साल पहले। तुम बताओ कि टाइटैनिक अगर डूबा है समुद्र में तो क्या कैसे ढूंढेंगे उसको यार? मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि बस ढूंढते ही रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। कहाँ पे डूबा है, कैसे डूबा है, किसी को क्या पता? जो डूबने वाले थे वो तो मर गए। समझ में आ रहा है? तो उधर भी क्या इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तुम देखते हो कि जैसे अपना भारत की जो आर्मी है, किसी भी आर्मी में 3 तरीके की आर्मी होती है, एक थल सेना, एक वायु सेना और एक जल सेना। थल सेना जो है वो जमीन पे प्रोटेक्शन देगी, वायु सेना हवा में प्रोटेक्शन देगी, और जल सेना किस में देगी? अब तुम बताओ कि जैसे मान लो यहाँ पे एक अपने भारत का क्या बोलते हैं नाव है, यहाँ पे भारत की एक शिप है, और नीचे से मान लो कोई हमला करना चाह रहा है, पाकिस्तान मान लो नीचे से हमला करना चाह रहा है, तो वो क्या भेजेगा यहाँ से? सबमरीन भेजेगा। सबमरीन क्या होती है? पनडुब्बी। पनडुब्बी पता है? अब तुम सोचो कि क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब वो आतंकवादी भेज सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए ना कि नीचे से कोई निकल रहा तो पता लग जाए। तो उधर भी क्या इस्तेमाल होता है? तो सोनार जो है, तुम सोचो अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन में सोनार को बिल्कुल अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे काम करता है वो सुन लो। तो मान लो कैसे काम करता है वो सुन लो। तो यहाँ पे जो भी हमारी नाव होती है उसमें क्या रहता है? इस तरीके से 2 डिवाइस लगी रहती हैं। एक का काम होता है ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर क्या काम करेगा बेटा? ट्रांसमीटर काम करेगा ट्रांसमिट करने का। ट्रांसमिट मतलब वेव को निकालने का। और यहां पे कौन होता है? रिसीवर। रिसीवर क्या काम करेगा? जो वेव गई है उसको वापस रिसीव करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे काम करता है? तो यहां से अल्ट्रा साउंड भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं, जो कि टकरा के कैसे आएगी? वापस। अब वो किस तरीके से काम कर रहा है तो तुम समझो कि ये जो वेव गई है, क्या उसकी स्पीड हमको मालूम है? ये जो वेव गई है क्या उसकी स्पीड हमको मालूम है? पानी में साउंड की स्पीड, किसी वेव की स्पीड हमको मालूम है ना। और हम अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार जो वेव भेज रहे हैं तो उसकी स्पीड तो हमको मालूम ही। यहां से गई और यहां पे आई, उसके बीच का जो समय लग रहा है उसको कौन कैलकुलेट करेगा? यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा होगा जो इस मशीन से कनेक्ट होगा। उस समय को कौन कलेक्ट कर लेगा? अब तुम बताओ, स्पीड पता लग गई, टाइम पता लग गया। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मालूम लग गया, ये मालूम लग गया, तो क्या ये हम निकाल सकते हैं? और क्या हम यही चाह रहे थे? तो इसको बोला जाता है सोनार। समझ में आया?
स्पीड अगर पता है, टाइम तुमको मशीन बता देगी, तुमको क्या पता लग गया कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कितनी गहरी पे है, तो अब तुमको वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना हो तुम देखो। अगर मान लो तुमको पता लग जाए कहीं पे खजाना है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोला चलें क्या? समझ में आ रहा है तुमको? तो सोनार जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है इंपॉर्टेंट तुमको समझ में आ रहा है? ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, इस तरीके से एक जहाज तो तुम गंदा सा बना देना कोई भी, पर ये जो रिफ्लेक्शन और ये है वो तुमको पता होना चाहिए कैसे बनाया। समझ में आ गया? तो फटाफट से सोनार को पढ़ लो। एक्रोनियम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म बना देना। जैसे कि जो हम SMS भेजते हैं, SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, तो ये SMS क्या हुआ? शॉर्ट मैसेज सर्विस की एक्रोनियम हुई। तो जिस भी चीज़ की फुल फॉर्म होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म को एक्रोनियम बोला जाता है। तो सोनार जो है वो एक्रोनियम हो गई ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की। यहाँ पे वो 2D बूडी की बात कर रहा है, वो देख लो फटाफट से। ये अपनी मान लो नाव है और अपन यहाँ पे कोई चीज़ को पता करना चाह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ से कितनी दूर है? D दूरी दूर है। तो यहाँ से एक चीज़ जो वेव है वो जाएगी, फिर यहाँ से वापस आएगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन। अब यहाँ पे तुम बताओ कि समय तो हमको कैलकुलेट करके मिल जाएगा और वेलोसिटी को हम स्पीड को मान लेते हैं v है। अब मेरे को ये बताओ कि जो वेव है जिसने यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय कवर किया है, उसके लिए डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? 2D लेना पड़ेगा। बस ये सिंपल सी बात है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से तुम बताओ कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? vt बाय। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। तुम अगर गधों की तरह इसको फॉर्मूला बना के याद कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं अलग से बताना भी नहीं चाह रहा था, पर क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब इसको फटाफट से सवाल कर लेंगे अपन। देख लो फरा क्या बोल रहा है। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इट्स डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप? मेरे को बताओ, बहुत सिंपल सवाल है। क्या दिया है हमको? स्पीड दी है, कितनी दी है? फटाफट से बोलियो। 1531 मीटर पर। टाइम दिया है हमको कितना? 3 सेकेंड। और क्या बताना है? d बताना है। तो हमको पता है ना कि अगर वो d दूरी पर होगा तो डिस्टेंस कवर कितना होगा? 2D। तो 2D अपॉन टाइम यानी कि 3.42, दिस इज इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आता है सबको? सबको आता है समझ में? तो यहाँ से d की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब गुणा भाग कैसे करते हैं वो नहीं बता रहा मैं, पीछे आंसर देख लो। कुल मिला के लॉजिक क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है? इस तरीके का सवाल आएगा, कर लोगे। देख लो फटाफट से आंसर देख लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी पढ़ लेना। एक ये नीला सवाल है वो तुम देख लो, सेम है क्या अलग है। उसके बाद ये चमगादड़ वाली बात मैंने बता दी है। अब लास्ट टॉपिक पे अपन बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन ईयर की। ह्यूमन ईयर की करोगे ना, गाय भैंस की तो नहीं करनी। तो ह्यूमन ईयर की बात करते हैं। अब सबसे पहली बात है कि ह्यूमन ईयर, कोई पूछता है ह्यूमन ईयर क्या है, तो क्या बोलेंगे? ह्यूमन ईयर एक ऐसा हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो कि सेंसिटिव है। सेंसिटिव किसे कहेंगे? जो महसूस कर सकता है उसको सेंसिटिव कहेंगे। ह्यूमन ईयर हमारे बॉडी का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है जो कि हमको सुनने में मदद करता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब सुनने में मदद करता है वो तो समझ में आ गया, पर कैसे करता है वो समझना जरूरी। समझ में आ गई? तो अब मेरी बात सुन लो। पहला पैराग्राफ पढ़ लो। इसमें क्या क्या लिखा है वो अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ह्यूमन ईयर, तो पहला पैराग्राफ जो है वो तुम लिख सकते हो। उसके बाद कैसे करता है उसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। ह्यूमन ईयर किस तरीके से काम करता है फटाफट से वो समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो पहले चैप्टर की, इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग से हमने देखा था कि जब भी कोई कुछ बोलता है तो वो क्या करता है, जिस मीडियम में बोल रहा है उसमें क्या करेगा, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, जो कि क्या है, एक तरीके का वाइब्रेशन।
और वो वाइब्रेशन मेरे थ्रू अगर मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारे तक पहुंच रहा है, और तुम्हारे कहां पे पहुंच रहा है, कान में। तो तुम देखो, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा, मैं एडिट कर दूंगा तो वो तुमको दिख जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखो कि जो ह्यूमन ईयर है, तुम अपनी बुक में देखना जब मैं बोलूंगा तो, ह्यूमन ईयर को सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक बाहरी हिस्सा, एक अंदरूनी हिस्सा और एक बीच वाला हिस्सा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब तुम सोचो, अगर हम किसी चीज को सुन पा रहे हैं तो वो जो वाइब्रेशन है वो हमारे कानों में जा रही है, तो क्या सिर्फ कानों तक पहुंचने से ही हम सुन पा रहे हैं? नहीं, कुछ कुछ बीच बीच में हो रहा होगा, क्योंकि जो भी चीजें, जो भी सेंस हम कर पाते हैं वो हम उस ऑर्गन की वजह से कर पा रहे हैं या ब्रेन की वजह से कर पा रहे हैं? ब्रेन की वजह से कर पा रहे हैं। जिस आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है उसको तुम आग लगा लो या फिर उसको नोच खा लो, चक्कू से हाथ काट दो, उसको कुछ दर्द का एहसास नहीं होगा ना, क्योंकि ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हमको देखना है कि वाइब्रेशन कान तक आ गया और ब्रेन ने सुन लिया, तो उसके बीच में जो पूरी सिचुएशन है वहां पे क्या हो रहा था या फिर वहां पे क्या होता है वो हमको समझ में आई। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि हमको कोई भी चीज़ दिखती कैसे है, तो ऐसा नहीं है कि लाइट आंखों में आ गई तो हमको दिख गया, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अगले साल पढ़ेंगे। और तुमने पहले भी पढ़ी होगी, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा होगा, गोल सा डायग्राम बनवाते हैं, वो 10th में दोबारा आएगा, 8th में आता है मेरे ख्याल से, अब वो 10th में दोबारा आएगा। समझ में आई? और फिर 10th के बाद 12th में और दोबारा आएगा। तो अब हम ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्या नाम दे रहा है वो? पिन्ना। पिन्ना, पिन्ना का सिर्फ एक काम है, पिन्ना का सिर्फ एक काम है कि जो साउंड आ रहा है या फिर जो वाइब्रेशन आ रही है उसको कलेक्ट कर लेना। अब तुम देखो, पिन्ना अकेला है या पिन्ना के अंदर, अच्छा पिन्ना आउटर पार्ट में आ रहा है, ये समझ में आ गया। अब तुम देखो, पिन्ना अकेला है कि पिन्ना के अंदर और भी पार्ट हैं? पिन्ना के अंदर 2 पार्ट और होते हैं। पिन्ना के अंदर 2 पार्ट और होते हैं। एक तो होता है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा। मेरे को एक कागज दो। अब तुम देखो, जो हमारा कान का पर्दा होता है ना, तुमको पता है कि अगर बहुत तेज आवाज आती है तो फट भी जाता है, तो वो बहुत पतला होता है। और जैसे कि हमारे पास जो वाइब्रेशन आ रही है, तो तुम देखो कि मैं इसको फूंक मारता हूं तो तुम देखना इसके साथ क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और ये तो अच्छा खासा मोटा है ना। और इसी के जैसे मान लो अगर पन्नी होती है मेरे हाथ में तो वो बहुत अच्छी ऐसे ऐसे होती। तो अब जो कंप्रेशन आ रही है मेरी तरफ से तुम्हारे पास, फिर रेयरफेक्शन आ रही है, फिर कंप्रेशन आ रही है, तो कंप्रेशन क्या होता है? रीजन ऑफ हाई प्रेशर। रेयरफेक्शन क्या होता है? रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो जब मैंने बोला और तुम्हारे तक मान लो पहले कंप्रेशन पहुंची, तो कंप्रेशन क्या करेगी? ईयर ड्रम को धक्का देगी अंदर की तरफ। फिर रेयरफेक्शन क्या करेगी? क्योंकि रेयरफेक्शन लो प्रेशर है तो ईयर ड्रम बाहर आएगा। फिर कंप्रेशन आएगा तो वो अंदर जाएगा, फिर रेयरफेक्शन आएगा तो वो, जो भी मैंने बोला है वो तुम्हारे कान तक ईयर ड्रम पे पहुंचेगा। और जिस तरीके से मेरा कंप्रेशन रेयरफेक्शन आ रहा है उसी तरीके से तुम्हारा जो ईयर ड्रम है वो ऐसे वाइब्रेट कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो साउंड की वाइब्रेशन हम तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच चुकी है। समझ में आया? आउटर पार्ट का सिर्फ इतना सा काम है कि जो साउंड हमारे पास आ रही है, जो वाइब्रेशन हमारे पास आ रही है, उसको कलेक्ट करने का काम है। समझ में आई? अब आगे की बात करते हैं। तो आउटर पार्ट के बाद कौन सा आएगा? मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में सिंपली 3 तरीके की क्या होती हैं? बोन्स। सिंपली 3 तरीके की बोन्स होती हैं जिनका नाम क्या है? हैमर, एनविल और स्टिरअप। अब इसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनका सीधा सीधा सा काम क्या है कि जो साउंड आ रही है उसको एम्पलीफाई कर देना। एम्पलीफाई याद है? अगर किसी साउंड को मैं एम्पलीफाई कर रहा हूं मतलब मैंने उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। और उसकी जरूरत क्या है? तो जब मैंने बोला और तुम्हारे तक जो पहुंचा, हो सकता है उसकी एनर्जी कम हो तो तुमको शायद सुनाई ना दे, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से क्या होगा? हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? और एम्पलीट्यूड की जरूरत भी क्या है? तो ये जो बोन है वो सॉलिड है, इसके आगे, अच्छा ये जो मिडिल पार्ट है उसका इतना सही काम है। अब बोन के आगे जब तुम देखोगे तो अंदर वाले पार्ट में तुमको क्या दिख रहा है? अच्छा एक और पार्ट रह गया, जो आउटर पार्ट है उसमें जो कलेक्शन होता है, पिन्ना से कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद एक छोटी सी गुफा टाइप की जो बात कर रहा है उसको क्या बोल रहा है? एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल, कैनाल क्या होता है? कैनाल क्या होता है? छोटा सा पाइप टाइप का होता है। सॉरी एलिमेंट्री बोलते हैं, क्या बोला? ऑडिटरी, हाँ सॉरी, एलिमेंट्री वो वाला होता है, छोड़ो। हाँ, क्या? ऑडिटरी कैनाल। कैनाल क्या होता है? कोई भी छोटा सा पाइप टाइप की अगर बात करें तो उसको कैनाल बोलते हैं। तुमने देखा होगा खेतों में जो पाइप होते हैं उनको भी कैनाल बोलते हैं।
ठीक है। तो पिन्ना से कलेक्ट हुआ, क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल से अंदर की तरफ जाएगा और ईयर ड्रम वाइब्रेट कर जाएगा। ये बार वाला पार्ट हो गई। बार वाला पार्ट किस किस को समझ में आया? 3 पार्ट है बार वाले में, फिर से बोल रहा हूं, पिन्ना कलेक्ट करेगा और ऑडिटरी कैनाल अंदर तक पहुंचाएगा, ईयर ड्रम पे वाइब्रेट हो जाएगा, और ये जो वाइब्रेशन है वो हमारे काम की। अब मिडिल पार्ट की बारी आ गई। मिडिल पार्ट में 3 क्या है, बोन, कौन सी, हैमर, स्टिरअप और एनविल। ये क्या करेंगी, हमारे साउंड को एम्पलीफाई कर देंगी। अब ये जो एम्पलीफाइड साउंड है वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ तुम देखो क्या है, कोक्लिया। इनर पार्ट में तुम देखो क्या है, कोक्लिया। कोक्लिया का काम क्या है वो सुन लो। मेरे को ये बताओ कि जो वाइब्रेशन सुनाई दी, क्या वो हमारे ब्रेन के किसी काम की है? ब्रेन को थोड़ी ना समझ में आता। ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आते हैं, सिग्नल। सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आते हैं। तो अभी तक जो वाइब्रेशन आई थी उसको कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जो सिग्नल में कन्वर्ट करे, और वो कौन करता है, कोक्लिया। कोक्लिया का काम क्या है, जो वाइब्रेशन हमारे पास आई है, बीच में एम्पलीफाई भी हो गई हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा कौन, कोक्लिया। अब अभी तो वो सिर्फ सिग्नल में कन्वर्ट हुई है, सिग्नल को ब्रेन तक कोई तो पहुंचाएगा। जो हम न्यूरॉन पढ़ते थे, न्यूरॉन का काम आता था। न्यूरॉन का काम क्या था, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल कन्वर्ट हो चुके हैं, इसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ऑडिटरी नर्व। नर्व माने न्यूरॉन, तो ऑडिटरी नर्व क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाएगी, और ये जो ब्रेन है वो इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को समझ के हमको क्या बोलेगा कि हाँ कुछ सुनाई दिया। समझ में आ गई? तो ये तुम पढ़ सकते हो, ये स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर है। एक बार फटाफट से पढ़ लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बेटा अब तुम बोलो कि कोई अगर दूर से बहुत धीरे बोल रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड इतना कम है कि बढ़ाने के बाद भी नहीं सुनाई दे रहा। समझ में आ रहा है? उसका एम्पलीट्यूड इतना कम है कि बढ़ाने के बाद भी नहीं सुनाई दे रहा। मतलब कि कोई बच्चा है, उसके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, वो 1-2 नंबर से रह रहा है, तो टीचर जो है थोड़ी सी दया दृष्टि करके उसको पास कर सकता है। पर कोई गधा है, उसके 1 या 2 ही नंबर आ रहे हैं, तो टीचर कितना एम्पलीफाई करेगा, नहीं कर सकता ना। सिंपल सी वही वाली बात है। ठीक है, तो इसको पढ़ लो फटाफट से और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पहले ये बताओ, ये ह्यूमन ईयर समझ में आ गया? सिंपल है। चलो एक्सरसाइज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसको दिक्कत है? चैप्टर की स्टार्टिंग में यही पढ़ा था बड़े आराम से, और इसका जवाब तुम ऑल इन वन में भी देख सकते हो, और चैप्टर की स्टार्टिंग में अगर रीड करोगे तो उसमें भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 तीसरे की बात कर रहा है। एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला बताएंगे? बेल इन अ वैक्यूम जार, जिसमें हमने देखा तो नहीं था, पर उस वाले एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि वैक्यूम में साउंड नहीं आएगा, क्योंकि साउंड किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल पे, और वैक्यूम के अंदर कौन नहीं है, पार्टिकल नहीं है, तो आवाज आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बात कर रहे हैं, व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है ये पता है, जिसमें पार्टिकल का जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो होता है, और जो वेव का मोशन होता है वो भी इसी तरफ होता है। तो क्योंकि साउंड के पार्टिकल उसी तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रहे हैं। समझ में आ गया? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 5 बताया था कल या परसों बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा दोस्त जो है उसकी आवाज़ हमको अलग से समझ में क्यों आ जाती है, क्योंकि हर किसी की क्वालिटी ऑफ साउंड जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है, तो तुमको पता होना चाहिए। तो अगर हम एयर की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा ये तो हमको पता लग चुका है, करीब करीब कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड, अगर 25 डिग्री की बात करें। अब इसकी वैल्यू किसको पता है? 3 × 10 की पावर मीटर पर। स्पीड ऑफ लाइट को बेटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तुम्हारे सिलेबस के बारे पर बता देता हूं। सी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है,
और ये स्पीड ऑफ लाइट है वो हम किस में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं? इसकी क्या खास बात है पता है? सबसे तेज इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज चल सकती है तो वो कौन है? सबसे तेज इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज है वो कौन है? लाइट। अब सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। 3 × 10⁸ का मतलब क्या है? उसको तुम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पता कितना आएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कितना हो गया? इसके बाद 3 लाख किलोमीटर कितना हो गया? मैं तुमको एक अगर इसका एग्जांपल दूं तो अगर तुम इस स्पीड से चांद पे जाओगे तो चांद पे जाके और लौट के आने में पता है कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? कितने? 15 मिनट। तूने तो इसको बहुत छोटा समझ लिया। डेढ़ सेकंड के करीब करीब लगे। चांद जो है अपनी पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। एक बार मैं चेक और कर लेता हूं, हो सकता है गलत ना हो जाए। हाँ, 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,000। अब तुम सोचो कि 3 लाख तो हम एक ही सेकंड में पहुंच जाएंगे। सॉरी, डेढ़ गलत बोल दिया। 3 और 3 6 और करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग सेकंड लगेगी। मतलब 3 सेकंड से कम समय में हम चांद से वापस आ जाएंगे। अगर हम किससे जाएं? स्पीड ऑफ, पर स्पीड ऑफ लाइट इतनी तेज है कि उस तक पहुंच पाना नामुमकिन है इंसानों के लिए अभी तक। तो मुझे लगता नहीं है कि आगे भी कुछ 1000 सालों में भी हम शायद ही पहुंच पाए। अब एक और बात जरा इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा टॉपिक के बाहर है पर मुझे लगता है कि साइंस की बात है बहुत इंटरेस्टिंग होती है तो मुझे बताने में मजा आता है। स्पीड ऑफ लाइट पता है कितनी? अच्छा, अब तुमको मैं बताता हूं कि तुमने कभी ये वाला शब्द सुना है? सुना है? किस किसने सुना है? लाइट ईयर का क्या अर्थ है? लाइट ईयर समय की बात है क्या डिस्टेंस की बात है? नहीं पता? तुम्हें बताया तो लाइट ईयर पता है किसे कहते हैं? एक साल में स्पीड ऑफ लाइट से अगर चलोगे तो जो डिस्टेंस कवर होगा उसको क्या बोलते हैं? एक साल में स्पीड ऑफ लाइट से अगर चलोगे लगातार तो जो डिस्टेंस कवर होगा उसको क्या बोल रहा है? 1 लाइट ईयर। तुम सोचो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चल रहा है और ऐसे चलते चलते पूरे साल तक चला तो कितना डिस्टेंस हो गया? वो कितना हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब तुम सोचो कि जो हमारे सबसे नजदीक सितारा है जो हम देखते हैं वो हमसे कितने लाइट ईयर दूर है? जरा उसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। कितनी दूर है पता है? सबसे पास जो स्टार है उसका नाम कुछ प्रोक्सिमा करके बता रहा है, नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। वो है 4 पॉइंट समथिंग लाइट ईयर दूर। कितना दूर है? 4। मतलब कि जो पृथ्वी के सबसे पास का जो तारा है उससे जो रोशनी आ रही है हमारे तक, उसको हम तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 4 साल। मतलब जो तारा हम देख रहे हैं वो 4 साल पुराना दिख रहा है। सूरज से जो रोशनी आती है सुबह सुबह उसको आने तक कितना समय लगता है? नहीं, कुछ 7 मिनट 22 सेकंड कुछ ऐसे लगते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो तुम सोचो कि अगर ये जो तारा है, अगर मान लो आज ये तारा टूट गया, आज ये तारा टूट गया तो हमको कितने साल बाद दिखाई देगा? समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं कि और जानना है कि बंद कर दूं? अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें, किसकी बात करें? आकाशगंगा, मिल्की वे, जिसके अंदर हमारा प्लेनेट आता है, तो उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई
मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस तरीके से होगी गोलाई में या फिर ओवल शेप में होगी, तो उसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो वो कितनी है वो भी देख लेते हैं ज़रा। मेरे को याद थोड़ी ना है, मैं ज़रा देख देख के बता देता हूँ, वो टाइम निकल जाएगा यार। ज़रा देख लो फटाफट से। 1,00,000 लाइट, 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर, ठीक है। और अब एक लास्ट चीज और बता देता हूं, और जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं? हजारों करोड़ों से भी ज्यादा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। तुम सोचो कि अगर नियरेस्ट स्टार की भी बात कर रहे हैं तो वो कितना है। अब तुम सोच के देखो सबसे पहले तो कि लाइट ईयर अपने आप में कितना बड़ा है, और लाइट ईयर अगर 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर चल पा रहे हैं, पूरे साल भर चलेंगे तब 1 लाइट ईयर होगा। समझ पा रहे हो? जैसे अगर सितारे की बात करी मैंने, सितारे की बात करी तो ये सितारा अगर आज टूटेगा तो दिखेगा कब? अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो तुम समझ रहे हो कितने बड़े बड़े नंबर आने वाले हैं। तुमको बस इतना समझना है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ये तो ब्रह्मांड वो है जो हम जानते हैं। अभी तो कितना ऐसा ब्रह्मांड है जो हम जानते ही नहीं। तो अच्छा, ये सब बात कहाँ से चली थी? हाँ, तो अब जरा इधर देख लो। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दिख रही है, और स्पीड ऑफ साउंड क्या है? इसके सामने इसकी कोई औकात। जिस तरीके से अगर पैसों की बात करें तो अंबानी के सामने अपनी कोई औकात नहीं। अंबानी जो है, अगर अंबानी के जहाँ 30 लाख रुपए महीने का बिजली का बिल आ रहा है तो कितना पैसा कमा रहा है? अपने यहाँ कितना आता है? 3,000 4,000, और उसमें भी अपने पसीने छूट जाते हैं। ये पंखा कम चल कर दी ना मम्मी, ऐसे पंखा बंद कर दे, है गीजर चल रहा फालतू में, बिजली का बिल आएगा। अंबानी करेगा क्या ऐसे? अंबानी थोड़ी ना करेगा। तो इसके सामने इसकी कोई औकात नहीं है। अब तुम सोचो कि कहीं पे अगर पटाखा फूटा बहुत दूर, या फिर बिजली कड़की है बहुत दूर, तो जो लाइट है वो तो हम तक बहुत ही जल्दी आ जाएगी। साउंड बेचारा गरीब धीरे 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 आएगा। तो जो अंतर आ रहा है उसकी वजह से हमको दिखाई पहले दे जाएगा, सुनाई। समझ में आया? सिंपल सा आंसर है। ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। तो खुद से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, जल्द फटाफट फटाफट। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तुमको पता है क्या करना है? बोल रहा है कि 2 चिल्ड्रन है। अच्छा 7 है क्या? हाँ 7 की बात कर रहा है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या तुमको फ्रीक्वेंसी दी है, क्या तुमको स्पीड दी है, और हमको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर स्पीड पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो क्या लैम्डा निकाल सकते हो? तो निकाल लेना, सिंपल है। समझ में आया मैंने क्या बोला? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों के बीच में एक एल्यूमिनियम की रॉड है। अब तुम सोचो कि अगर एक बच्चे ने एल्यूमिनियम की रॉड के एक कोने से कुछ बोला तो जो साउंड है वो एल्यूमिनियम की रॉड में भी ट्रेवल करेगी और हवा में भी ट्रेवल करेगी। तो दोनों साउंड में समय का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम में 6000 की स्पीड से जाएगा और इसमें कितने की से जाएगा? करीब करीब 340 की स्पीड से। तो वो बोल रहा है कि इन दोनों में क्या बताना है हमको? रेशो किसका? समय का। तो वो हम बता सकते हैं। हमको मालूम है कि टाइम क्या होता है, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बालक यहाँ पे खड़ा है और एक बालक यहाँ पे खड़ा है, तो जो साउंड है वो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, जो समय कवर करेगा वो लगभग कैसा आएगा? बराबर आएगा। समय कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्टेंस कवर जो करेगा वो कैसा आएगा? बराबर आएगा। तो साउंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी समय उतना कम लगेगा। तो अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के केस में क्या बोलोगे तुम कि टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन एल्यूमिनियम की स्पीड, जो कि हम कितनी मान लेते हैं? करीब करीब 6000। और अगर मैं बात कर रहा हूं एयर की, तो तुम बोलोगे कि सर टाइम इक्वल टू कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन करीब करीब, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बोल देता हूं कि 300 लग रहा, मान लो, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब तुमको क्या करना है? इन दोनों का रेशो लेना है। तो अगर तुम एल्यूमिनियम से एयर वाला रेशो लोगे तो वो कितना आ जाएगा? डी अपॉन 6000 अपॉन डी अपॉन 300। डी से डी कटेगा, ये जो नीचे वाला 6000 है वो नीचे ही रहेगा और सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर।
तो 300/6000 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, करीब करीब 1/20। समझ में आ रहा है, 1/20। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी की स्पीड 20 गुना ज़्यादा है तो उसको किसी जगह पर पहुंचने में 20 गुना समय कम लगेगा। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से ग्वालियर तुम पैदल जा रहे हो तो हो सकता है तुमको 15 घंटे लग जाए, 20 घंटे लग जाए, डिपेंड करता है तुम कितनी तेज चल रहे हो। और अगर गाड़ी से जा रहे हो तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की स्पीड जाहिर सी बात है पैदल चलने से तो ज़्यादा ही है। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया है, सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आ रहा है समझ में कि ऊपर से निकला है? आ रहा है ना, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अब किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज है तो 100 हर्ट्ज का क्या मतलब है कि वो प्रति सेकंड कितनी बार वाइब्रेट करेगा, 100 बार। अगर वो प्रति सेकंड 100 बार वाइब्रेट कर रहा है तो 1 मिनट में कितनी करेगा, 100 × 60 यानी कि 6000 बार। अगर 1 सेकंड में 60 बार करता है तो 1 मिनट में कितना, वो 1 सेकंड में 100 बार करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा। सिंपल सवाल है, कुछ इसमें है ही नहीं। आगे बात कर रहा है, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट। तो लाइट का मैंने तुमको एक दिन पढ़ाया था, साउंड का भी वैसा ही है। साउंड का भी वैसा, साउंड अगर टकरा के वापस जा रहा है तो जिस एंगल पे जाता है उसी एंगल पे लौटेगा, और वो दोनों तीनों चीज़ें जो होती हैं वो सेम प्लेन पे रहती है। लाइट का भी यही होता है, साउंड का भी यही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बात कर रहा है, हाँ, अब आगे बात कर रहा है कि एक आदमी है और एक दीवार है। तो हमने पढ़ा था कि दीवार जो है वो 17 मीटर से ज़्यादा दूर होगी तो एको सुनाई देगा, वरना नहीं देगा। तो अब वो बात कर रहा है कि यही आदमी है, यही दीवार है, पर टेम्परेचर जो है वो कैसा हो चुका है, गर्मी बढ़ चुकी है। तो वो बात कर रहा है कि क्या एको जल्दी सुनाई देगा या एको सुनाई ही नहीं देगा, क्या होगा ये हमको बताना है। सवाल समझ में आ रहा है? क्या सवाल है, एक बार और बोल रहा हूँ। एक आदमी है, एक दीवार है, और वो बात कर रहा है कि उसको एको सुनाई दे रही है। अब वो आगे बात कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ चुका है। टेम्परेचर अगर बढ़ चुका है तो हमको बताना है कि एको पे क्या अंतर पड़ेगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और पढ़ लो, मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। इसमें मजा आया कि नहीं आया? ऐसे ही ना तुम सर्च करना साइज के बारे में। साइज पृथ्वी की जैसे रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, तो पृथ्वी तो बहुत छोटी चीज है, सूरज पृथ्वी से बहुत बड़ा है। उससे भी बड़े जो सितारे हैं, तुम सोचो जो सितारा 4 लाइट ईयर दूर है, अगर वो हमको दिख रहा है तो वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। कोई चीज जितनी दूर है और वो फिर भी दिख रही है तो वो कितनी बड़ी होगी। अगर तुम अपनी छत पे खड़े हो जाओ तो यहां से क्या तुमको माउंट एवरेस्ट दिखेगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। अगर दिख रहा है, अगर हमको सूरज दिख रहा है तो सूरज बहुत दूर है पर फिर भी हमको अच्छा खासा बड़ा दिखता है, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत बड़ा है। तो तुम देखना कि ये जो स्टार की मैंने बात करी थी, उसका अगर तुम साइज सर्च करोगे, साइज जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ वैसे तुम भी कर सकते हो, साइज सर्च करोगे तो तुमको पता लगेगा कि कितना बड़ा साइज है उसका। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसका भी कुछ साइज है, वो तुम पता करना। तो मैं बता रहा हूँ कि साइंस जो है वो तुम्हारे हाथ में, तुम कितनी सीखना चाह रहे हो। हाँ, तो अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी है और ये एक दीवार है और इसको एको सुनाई दे रही है। अब बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो चुका है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो एको है उस पर क्या अंतर आएगा। तो तुमको पता है कि एको के लिए क्या करते हैं हम, कि जो साउंड है वो जा रहा है और लौट के आ रहा है तो डिस्टेंस कवर करेगा और टाइम की कुछ बात होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो टाइम की भी नहीं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर यहां पे हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन की मैंने बात करी, जब टेम्परेचर मान लो 20 या 22 या 25 डिग्री है। अब टेम्परेचर बढ़ चुका है, तुम बताओ टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या इस पे कोई अंतर आएगा? टेम्परेचर कितना भी हो जाए, मेरे और दीवार के बीच में जो दूरी है वो तो उतनी रहेगी ना, पर किस पे अंतर आ जाएगा, समय पे। क्यों? स्पीड पे, सॉरी स्पीड पे अंतर आएगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, पता ही है कि नहीं पता? तो स्पीड क्या होगी, अब बताओ कि स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हमको जो आवाज है वो और जल्दी सुनाई देने लगी।
क्या बोला? हमको जो आवाज है वो और जल्दी सुनाई देने लगेगी, क्योंकि टाइम कब क्या हो चुका है। अब मैं यहां से बोल रहा हूं, वहां से लौट के आ रही है, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो जल्दी जाएगी और जल्दी आएगी, तो हमको जल्दी एको सुनाई देगी। समझ में आ रहा है? तो इस सवाल का आंसर है। इसको और देख सकते हो तुम आगे चल के। आगे की क्या बात कर रहा है? 12 तो हमने पढ़ी लिया। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एग्जांपल देने हैं तो हम किसका नाम ले सकते हैं? स्टेथोस्कोप कल पढ़ा था, मेगाफोन कल पढ़ा था, और कर्व्ड पिक्चर हॉल या कर्व्ड कॉन्सर्ट हॉल, वो भी किसकी वजह से हम बनाते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। 13 की बात कर रहा है। 13 देख लो फटाफट से। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इनटू अ पॉन्ड। क्या बोल रहा है इसमें? देख लो फटाफट। बोल रहा है कि एक 500 मीटर ऊंचे टावर से क्या गिराया गया? एक पत्थर गिराया गया। यहां से एक पत्थर ड्रॉप किया गया है, और ये डिस्टेंस कितनी है? यहां पे पानी है। तो जैसे ही ये स्टोन यहां पे गिरेगा तो गिरने के बाद क्या होगी? छपाक की आवाज आएगी। और ये जो आवाज आई है तो ऊपर वाले तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तो वो पूछ रहा है कि ये स्टोन यहां से गिरा दिया, उसके बाद यहाँ पे जो आदमी है गिरने के कितनी देर बाद उसको आवाज सुनाई देगी। समझ में आया सवाल? सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस स्टोन को यहां से गिरा रहे हैं तो u बराबर कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। बोलो आया ना? t बराबर तो हमको निकालना ही है, और इसके अलावा h बराबर हमको पता है 500 मीटर, और क्या पता है? a बराबर कितना है? प्लस का, बोलो आया ना? ये सब पता है कि नहीं पता? तो वस्तु की 3 चीजें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? t निकाल सकते हैं। और ये जो t होगा वो कौन सा वाला होगा? यहां से यहां तक वाला। अब यहां से जो साउंड निकलेगा उसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सवाल देख के बताओ कि इसमें स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है। तो ये तो क्या हुआ? ऊपर से नीचे आने में समय लगा t1, और नीचे से ऊपर जाने में मान लो समय लग रहा है t2। t1 तुम निकाल सकते हो, t2 कितना आ जाएगा तुम बताओ। स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है? 340 मीटर पर, यानी कि ये 1 सेकंड में कितना कवर करेगी? 340 मीटर। तो बताओ 500 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? तो तुम बोलोगे कि 1 सेकंड में 340 है, तो ये आ जाएगा 500 बटे 340, इतना सेकंड लगेगा नीचे से ऊपर जाने में। ये किसकी वैल्यू आ गई? t2 की। t1 तुम निकाल सकते हो, t2 मैंने निकाल के दिखा दिया, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल। समझ में आ रहा है? t1 तो मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, अब ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। सबको समझ में आया? फटाफट आगे बात कर। 14 में बात कर रहा है कि एक साउंड है जिसकी वेव जो है वो 339 मीटर प्रति सेकंड से 1.5 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी। बताओ, इस सवाल को बताने की जरूरत है। फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बतानी है, स्पीड दी है और वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जितने भी सवाल हैं वो सब आज कंप्लीट हो चुके हैं, तुम देख लो, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। रिवर्बरेशन की बात हो चुकी है, इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है इसकी भी बात हो चुकी है। 16 में, एक सेकंड बैठे रहो, 16 में मैंने बताया था लाउडनेस ऑफ साउंड, और वो डिपेंड किस पे कर रही है? एम्पलीट्यूड पे। बेट्स की बात कर ली, आज चमगादड़ की बात कर ली, अगले वाले में सोनार की बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके के सवाल तुम कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 आज बता दिया है किस तरीके से अल्ट्रासाउंड जो है वो क्रैक को डिटेक्ट कर लेती है। और क्वेश्चन नंबर 22, धन्यवाद, आपका साल खत्म हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय, सी यू। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।